नमस्कार श्रोताओं, कुछ कहती हैं किताबें कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं। कुछ कहती हैं किताबें एक नया कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम जो भी हिंदी जगत में, हिंदी पट्टी में जो किताबें निकल रही हैं, मैगजीन्स आ रही हैं, उन पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आज पहले एपिसोड के तौर पर हमने रखा है आलोचना पत्रिका को, जो कि हिंदी की बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत लंबे अरसे से आ रही है, त्रैमासिक पत्रिका है। तो इस पर अभी नया अंक बिल्कुल आया है और इस अंक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार मंगलम जी। मंगलम जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है, आलोचना पत्रिका हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसके जो प्रधान संपादक हुआ करते थे एक ज़माने में, जो इसके आलोचना पत्रिका के पहले संपादक हुआ करते थे, वो हिंदी के आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह हुआ करते थे। तब ये राजकमल प्रकाशन समूह की पत्रिका है, वहाँ से प्रकाशित होती है, राजकमल प्रकाशन समूह से। और आप सभी को ये बात ध्यान में होगी कि राजकमल प्रकाशन समूह हिंदी की प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह है। और जब राजकमल प्रकाशन समूह की मालिक की निर्देशिका जो थी, प्रबंध संपादिका जो थी, वो शीला संधू होती थी, तो उन्होंने डॉक्टर नामवर सिंह को यह दायित्व दिया था आलोचना पत्रिका निकालने के लिए। उस समय पत्रिकाएं जो निकल रही थीं, लघु पत्रिका आंदोलन था, कहानियों पर केंद्रित कई सारी पत्रिकाएं थी, कथादेश, हंस और भी तमाम पत्रिकाएं, कविताओं को केंद्र में रखने वाली भी कई सारी पत्रिकाएं थीं, जिनमें एक दो आलोचनात्मक आलेख होते थे। तो उस समय उन लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि आलोचना केंद्रित एक पत्रिका निकाला जाए और उस पत्रिका का नाम आलोचना होगा। तो आलोचना पत्रिका वहाँ से नामवर जी के संपादन में प्रकाशित होना शुरू हुई और उसके बाद इसके संपादक कुछ दिनों तक अरुण कमल रहे, नंद किशोर नवल, परमानंद श्रीवास्तव, बाद में कुछ दिनों तक अपूर्वानंद भी इस पत्रिका के संपादक रहे। और उसके बाद अब जो आलोचना पत्रिका प्रकाशित हो रही है, इसके संपादक दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर आशुतोष कुमार और प्रोफेसर संजीव कुमार इसके संपादक हैं और उनके संपादन में यह पत्रिका राजकमल प्रकाशन से निकल रही है। और 70वां अंक ये आलोचना का 70वां अंक है। अपने रखता है 70 अंक। ठीक है। हाँ। इस समय तो आज़ादी का अमृत काल, हाँ, जैसे मुहावरे चल रहे हैं, उस मुहावरे में और ये आज़ादी के साथ साथ राजकमल प्रकाशन समूह का भी अमृतकाल चल रहा है। उसका राजकमल प्रकाशन की स्थापना के भी ये 75वां साल है। अच्छा। तो लगभग थोड़े ही समय के अंतर से ये पत्रिका राजकमल प्रकाशन के आरंभ होने के बाद ही शुरू हो गई थी, इस वजह से ये अंतर आपको दिख रहा है। और ये अंक थोड़ा लेट है, यानी कि अंक 70 है, लेकिन ये जुलाई और सितंबर 2022 का अंक है, जो कि 2023 में प्रकाशित हो रहा है इस समय में। तो लगभग एक साल पीछे ये अंक चल रहा है। खैर, ये तो कुछ बेसिक बातें हैं, लेकिन अब मैं आता हूँ कि आलोचना के 70वें अंक में क्या है। कि किसी भी जो पाठक समुदाय है, लोकवृत्त है, जो पत्रिकाओं को कम समझता है या पत्रिकाओं के पास कम जाता है, तो वो उसे क्यों आलोचना का यह 70वां अंक पढ़ना चाहिए, किन के लिए इसमें किस तरह की सामग्री है और उन सामग्रियों में किस तरह की विवेचना की गई है। तो उसके बारे में एक परिचयात्मक वो बता देता हूँ। जब से आलोचना के संपादक संजीव कुमार और आशुतोष कुमार हुए हैं, तो एक एक अल्टरनेटिव अंक करके, मैंने अगर पहला अंक आशुतोष कुमार के संपादकीय में निकल रहा है, तो उसका जो आखिरी सफ़ा होगा, आखिरी पन्ना जो होगा, वो संजीव कुमार लिखेंगे। फिर अगला अंक संजीव कुमार के संपादकीय में होगा और उसका आखिरी सफ़ा
आशुतोष कुमार लिखेंगे। ये उन दो संपादक द्वय के बीच की एक समझदारी है। ये पहली तो बार हुआ है कि दो संपादक एक साथ हैं? नहीं, आप देखिए कि हंस पत्रिका, जब पुरानी हंस, जिसके संपादक प्रेमचंद हुआ करते थे, और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आज भी बहुत सारे लोग मुंशी प्रेमचंद कहते हैं प्रेमचंद को। उसके पीछे के दो कारण हैं, जो कि सहज कारण यह है कि भारत अपनी जातीय संरचना से बाहर नहीं निकलता है, और चूंकि प्रेमचंद कायस्थ जाति से आते थे और पूर्वांचल में कायस्थों को मुंशी भी कहने की परंपरा रही है, तो लोग इस वजह से भी प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद कह दिया करते थे। लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये है, जो हंस पत्रिका से जुड़ती है, तब हंस पत्रिका के संपादक जो हुआ करते थे वो दो लोग हुआ करते थे, प्रेमचंद और गुजराती के एक बड़े साहित्यकार, उसी ऊंचाई के, जिस ऊंचाई के प्रेमचंद हमारे यहाँ हिंदी के साहित्यकार हैं, उसी ऊंचाई के साहित्यकार थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तो ये जो मुंशी था, वो मुंशी और उसके बीच में डॉट और फिर प्रेमचंद होता था हंस पत्रिका के कवर पर, क्योंकि हंस पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। तो चूंकि उनका नाम बड़ा हो जाता था, तो उनका नाम का इनिशियल जो शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, एक पुकार का नाम हो सकता था, तो वो मुंशी होते थे। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी का मुंशी और प्रेमचंद। लेकिन बाद में यह फर्क जाता रहा और बहुत सारे लोग प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद समझने लगे, जबकि ये मुंशी प्रेमचंद के भाव में दो अलग अलग व्यक्तित्व थे। एक तरफ मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, और दूसरी तरफ प्रेमचंद। क्या बात है, ये मुझे लग रहा है बहुत दुर्लभ किस्सा आपने सुनाया हमारे श्रोताओं को। तो ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं आई हैं हिंदी में, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं रही हैं जिसमें दो ही नहीं, तीन तीन संपादक रहे हैं। जी। और कई बार तो जब किसी पत्रिका का विशिष्ट अंक आता है, तो उसके संपादक जो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन उस पत्रिका की जिम्मेदारी किसी अतिथि संपादक को, अगर मान लीजिए कोई पत्रिका किसी खास विषय पर केंद्रित है और उस विषय का विशेषज्ञ कोई एक नामी व्यक्तित्व है, तो उन्हें अतिथि संपादक का दायित्व दिया जाता है। अब जैसे एक ताजा उदाहरण लेकर के आपको बताऊं कि अभी समय के साखी नाम की एक पत्रिका है जिसकी संपादिका डॉक्टर आरती हैं। लेकिन जब समय के साखी पत्रिका ने एक अंक डिजाइन किया 2000 के बाद की कविता, तो उसका संपादन का जिम्मा हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि राजेश जोशी को दिया। अच्छा। तो समय के साखी के इस अंक के, ये रेगुलर अंक नहीं होता, ये विशिष्ट अंक होता है, उस विशिष्ट अंक के अतिथि संपादक होते हैं। तो ये संपादन, हाँ, इस तरह की पत्रिकाओं में परंपरा रही है। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। तो आलोचना का यह जो 70वां अंक है, अगर इसकी उपलब्धि की तरह देखूं, इस अंक में अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछा जाए कि आलोचना का 70वां अंक क्यों पढ़ना चाहिए, तो इस अंक में मृत्युंजय की 15 कविताएं हैं। इन कविताओं के लिए बाकी आप पढ़ें न पढ़ें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मृत्युंजय की ये जो 15 कविताएं हैं आलोचना के 70वें अंक में, वह इस अंक की उपलब्धि है। इस वर्ष के हम लोग आधे पर आ गए हैं। 2023 का ये 6वां महीना चल रहा है, और कविता का एक सजग पाठक होने के नाते मैं कहूँ तो इस वर्ष की अब तक की मैं उपलब्धि कहूँगा मृत्युंजय की इन कविताओं को। मृत्युंजय की इन कविताओं में हिंदी भाषा की जो परंपरा है, जो उस परंपरा की प्रतिध्वनियाँ हो सकती हैं, वे परंपरा की प्रतिध्वनियाँ तो आपको सुनाई ही देंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी आज की त्रासदी है, अभी हम लोग तुरंत महामारी के दौर से उभरे हैं, तो महामारी के दौर की कविताएं इन कविताओं में आप
देखेंगे कि उस परंपरा के भीतर से जो हमारा आज का समय है वह कैसे अभिव्यक्त होता है। मृत्युंजय की इन कविताओं में एक तरफ शमशेर, मुक्तिबोध, निराला, नागार्जुन इत्यादि बड़े कवियों की प्रतिध्वनियां मौजूद हैं, तो इसके साथ साथ हमारे समय का संतरास भी मौजूद है, एक बेरोजगार व्यक्ति का संघर्ष भी मौजूद है, कोरोना के बाद की जो स्थितियां बदली हैं वे मौजूद हैं, अभी प्रकृति के प्रति जो एक संकट का माहौल हमारे समय में हुआ है वह भी इन कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है, और जिस रूप में हुआ है वह वाकई समकालीन हिंदी कविता की उपलब्धि है। तो इस अंक के लिए इन कविताओं के लिए भी इस अंक को पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपकी दिलचस्पी सिनेमा में है तो आलोचना के 70वें अंक से 3 अलग अलग हिस्से में, यानी अंक 70, अंक 71 और अंक 72 में रमण सिन्हा का आलेख सत्यजीत राय पर क्रमशः चलेगा। सत्यजीत रे जो हमारे भारतीय सिनेमा के बड़े उस्ताद माने जाते हैं, बड़े निदेशक माने जाते हैं, उनकी फिल्मों में नव यथार्थवाद और आधुनिकता की पड़ताल करता हुआ रमण सिन्हा का यह आलेख, आप लोग अगर सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं तो इसके लिए भी इस अंक के पास आपको जाना पड़ेगा। माधव हाड़ा पिछले दिनों भक्ति काल के प्रामाणिक विद्वान के तौर पे हम लोगों के सामने आए हैं। पंचरंग चोला पहन री सखी से लेकर के उनके जो इधर के बहुत सारे काम हमारे सामने जो आए हैं, राजपाल प्रकाशन के तहत जो भक्ति काल की पुस्तकें तैयार हो रही हैं उसके श्रृंखला संपादक भी हैं। तो एक भक्ति काल के विशेषज्ञ के रूप में माधव हाड़ा का नाम आज लिया जा रहा है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि आज के समय में भक्ति काल के जो चुनिंदे प्रामाणिक विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर अवधेश प्रधान, उस कड़ी में माधव हाड़ा का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो उन्होंने पश्चिमी ज्ञान मीमांसा और मीरा के संबंधों को लेकर के मौखिक बनाम पांडुलिपि, यानी कि अगर भक्तिकाल के अध्ययन की बात करें तो इस अध्ययन में मौखिक सामग्री और पांडुलिपि को लेकर के जो पुराने विषयों के शोधार्थी हैं उनके बीच के क्या द्वंद्व हो सकते हैं और वो कैसी चीज़ें निकल सकती हैं, वह इस आलेख के केंद्र में है। तो मीरा के बहाने जो पांडुलिपि और मौखिक परंपरा की बहुत सारी बातें मौखिक ही चली आती हैं हमारे समाज में। जैसे आपको एक उदाहरण दे करके कहूँ कि कबीर ग्रंथावली में कबीर के बहुत सारे पद मिलते हैं। एक सर्वाधिक कबीर का गाया जाने वाला पद है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ये किसी भी कबीर के ग्रंथावली में संकलित नहीं है। तो यह जो मौखिक परंपरा से चली आ रही है इसमें, और जो हमें उन भक्तिकाल के कवियों की पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, अलग अलग महाराजाओं के लाइब्रेरी से प्राप्त होती हैं, हस्तलिखित पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, तो इन दोनों के बहाने जो भक्तिकाल की ज्ञान मीमांसा है वह कैसे अभिव्यक्त होती हैं और उसमें पश्चिम भक्तिकाल को कैसे देखता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हाल के दिनों में जॉन स्टर्टन हाली से लेकर के तमाम ऐसे पश्चिम के विद्वान हैं जो भारतीय आधुनिकता के संदर्भ में, देशज आधुनिकता के संदर्भ में, ओरिएंटलिज्म के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हैं। तो ऐसे में जो हमारी मूलभूत आधारभूत सामग्री है उस सामग्री को लेकर के जिस तरह की बातें हो सकती है, माधव हाड़ा इसको अपने इस आलेख के केंद्र में लाते हैं। तीसरा आलेख सौरभ कुमार राय का है। सौरभ कुमार राय दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं और हाल के दिनों में प्रतिमान और तमाम ऐसी पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। इन्होंने मूलतः यह इतिहास के व्यक्ति हैं, तो इतिहास लेखन की जो चुनौतियां हैं उसमें औपनिवेशिक अभिलेखागार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किसी भी इतिहास लेखन में आर्काइव्स की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को यह आलेख अपने केंद्र में रखता है और तलाशता है। इसके लिए भी यह आलेख देखा जा सकता है। देवराज हमारे समय के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं,
देवराज का नाम कम लिया जाता है। देवराज वर्धा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार रह चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जोराम यालाम की जो कृति है गाय गेका की औरतों का समाजशास्त्र पर, यह आलेख उन्होंने एक पाठ विश्लेषण किया है। आप देखें कि हमारी आज की जो हिंदी आलोचना है वो कहीं न कहीं विमर्श के बहाने बात करती है। उसके पास सिद्धांत बहुत सारे हैं, पाठ को खोलने की कोशिश कम इधर की आलोचना में दिखती है। देवराज का यह आलेख इस शिकायत को दूर करता है। महेश कुमार एक युवा शोधार्थी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। उन्होंने अनुज लुगुन की जो कृति है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, उसके मिथक और इतिहास के द्वंद्व को लेकर के आलेख लिखा है, जो कि अनुज लुगुन की काव्य कृति बाघ और सुगना मुंडा की बेटी का एक मुकम्मल आलोचनात्मक परिदृश्य आपके सामने रखता है। इसके लिए भी हम लोग इस आलोचना के 70वें अंक को देख सकते हैं। रेणु बाला जो डीयू की अध्यापिका हैं, उन्होंने निर्मला गर्ग की कविता पर अपना आलेख केंद्रित किया है। निर्मला गर्ग 90 के परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण कवित्री मानी जाती हैं। कबाड़ी का तराजू, यह हरा गलीचा, दिसंबर आखिरी माह नहीं, अनिश्चय के गहरे धुएं में, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इन काव्य संग्रहों में जो कविताएं हैं उन कविताओं की एक मुकम्मल विवेचना प्रस्तुत करती हैं रेणु बाला अपने इस आलेख में। इसमें समीक्षा के खंड में सुंदर दास को लेकर के, जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था माधव हाड़ा के संदर्भ में कि माधव हाड़ा आज के समय में हमारे भक्तिकाल के एक प्रामाणिक विशेषज्ञ के रूप में जाने जा रहे हैं, वैसे ही आज के समय में एक बिल्कुल युवा दलपत पुरोहित हैं जिन्होंने सुंदर दास पर एक मुकम्मल किताब लिखी है। सुंदर दास का स्वप्न, सुंदर के स्वप्न, दलपत सिंह राज पुरोहित। इस किताब की चर्चा कर रहे हैं शुभनीत कौशिक। शुभनीत कौशिक मूलतः इतिहास के अध्येता हैं, लेकिन इधर अपने बहुविध प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल युवा आलोचक हैं। इनके यहाँ इतिहास, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और साहित्य पर ये मुकम्मल समझ रखते हैं। और उन्होंने यूँ तो वे इतिहास के शोधार्थी और अध्येता रहे हैं, लेकिन साहित्य पर भी वे कलम लगातार चलाते रहे हैं। उन्होंने सुंदर के स्वप्न, जो दलपत सिंह राज पुरोहित की किताब है, जो कि इधर बहुत चर्चित हुई है, भक्तिकाल को आधुनिकता के संदर्भ में देखने के लिए, भक्तिकाल की जो लोक भक्तिकाल के समय में जो लोक संदर्भ रहे हैं उसको जो देखने की दृष्टि सुंदर दास के बहाने दलपत सिंह राज पुरोहित लेकर के आते हैं, उसके लिए ये किताब काफ़ी उल्लेखनीय मानी जा रही है। और इसके साथ साथ यह किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल को भी देखने की एक दृष्टि आधुनिकता के संदर्भ में यह किताब देती है। तो सुंदर दास के बारे में जब बात होती है तो बात सिर्फ भक्तिकाल की नहीं होगी, वह रीतिकाल को भी अतिक्रमित करते हैं। तो इस बहाने रीतिकाल पर भी बात होगी। आप अगर साहित्य के आप सभी अध्येता हैं और जानते होंगे कि रीतिकाल को एक खास नज़र के चश्मे से देखा जाता रहा है अब तक। यूं तो आगे के सुकवि रिझुएं तो कविताई, नहीं तो राधिका कान्ह सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकाल के संदर्भ में एक बहुत चर्चित पंक्ति है जिसको बार बार आलोचक दोहराते हैं। लेकिन दलपत सिंह राज पुरोहित सुंदर के स्वप्न में यह स्थापना लेकर के आते हैं कि दरअसल जिस रीतिकाल को नायक नायिका भेद की दृष्टि से देखा गया, बात बस उतनी नहीं है। इसके भीतर भक्ति काल की एक लंबी परंपरा है, वह परंपरा भी बोलती है, वह लोक समझ भी इसमें बहुत अच्छे से अभिव्यक्त होता है। तो हमें रीतिकाल को देखने के जो चश्मे हैं उसको भी बदलने की ज़रूरत है। तो आधुनिकता के संदर्भ में
भक्ति काल और रीतिकाल को सुंदर का स्वप्न देखने की कोशिश करती है और इसकी सम्यक आलोचना शुभनीत कौशिक अपनी इस समीक्षा में करते हैं। आगे जौहरीमल पारख जो कि सिनेमा के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने फरीद खान की किताब अपनों के बीच अजनबी, जो कि एक महत्वपूर्ण किताब है, मुस्लिम समुदाय की त्रासदियों को, उसके शोषण को, उसके तमाम जो पक्ष और विपक्ष हैं, उसके जो राजनीतिक नैरेटिव हैं, उसको व्याख्यायित करती है। उस पर जौहरीमल पारख ने एक बेहतर समीक्षा लिखी है। इसके बाद जो दूसरी समीक्षा है, तीसरी समीक्षा है इस पत्रिका में, वो अंजन कुमार की है, विकास की चकाचौंध में छिपे विनाश की शिनाख्त। इन्होंने पाब्लो नेरूदा और शमशेर सिंह की रचनाओं पर पीएचडी की है और ये बसंत त्रिपाठी जो कि हमारे समय के एक प्रमुख कवि हैं, उनकी कविता की कृति नागरिक समाज की समीक्षा की। आलोचना में पिछले दिनों जब से आशुतोष कुमार और संजीव कुमार संपादक बने हैं, एक स्तंभ के रूप में हमारे समय के प्रमुख आलोचक गोपाल प्रधान किताबनामा शीर्षक से एक स्तंभ लिखते हैं। वे अनुवादक हैं, आलोचक हैं और मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उनमें गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उनकी किताब छायावाद युगीन साहित्यिक वाद विवाद प्रकाशित है। उन्होंने द बर्थ ऑफ फासिस्ट आइडियोलॉजी फ्रॉम कल्चर रेवोल्यूशन टू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पर बातचीत की है। आप देखें कि आलोचना का यह स्थायी स्तंभ अपने प्रकाशन के साथ ही काफ़ी चर्चा में रहा है। गोपाल प्रधान जिस तरह की पुस्तकों के बारे में अपने स्तंभ में लिखते हैं, उससे बहुत सारे पुस्तक प्रेमी बहुत सारी अच्छी पुस्तकों के बारे में जानकारी पाते हैं और अपने आगे के पढ़ने की तैयारी करते हैं। और आखिरी सफ़ा जिसको इस बार आशुतोष जी ने लिखा है, जो आज के समय में गांधी को लेकर के, गांधी की समकालीनता को लेकर के, गांधी की प्रासंगिकता को लेकर के केंद्रित है। तो इन पूरे सामग्री के साथ आलोचना सत्र निर्मित होता है। उम्मीद है कि इस पत्रिका के बारे में एक मोटा मोटी परिचय, एक ऊपरी परिचय मैंने आप लोगों को दिया। अगर आप लोगों की दिलचस्पी होगी तो इसे राजकमल प्रकाशन समूह से मंगा करके आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने की जो संस्कृति है वो एक साझी संस्कृति है, साझी संस्कृति से ही पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। तो यह जो हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो है, इसका यह प्रयास काफ़ी उल्लेखनीय लग रहा है कि इस बहाने हम लोग कुछ पुस्तकों से, कुछ पत्रिकाओं से, साहित्यिक गतिविधियों से और उसके साथ साहित्य की जो बहुत सारी अंतर कथाएँ हैं उससे भी इन किताबों के माध्यम से, इन पत्रिकाओं के माध्यम से परिचित होंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम पढ़ने की, समझने की एक बेहतर संस्कृति का निर्माण कर सकेंगे। आप सबने सुना और हेलो हल्द्वानी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी के प्रति आभार। तो मुझे लगता है कि इस आलोचना की समीक्षा के लिए मंगलम जी से बेहतर पात्र और कौन हो सकता है, जो हमें लेखक के तमाम सारे जीवन परिचय भी बता रहा है कि कौन कहाँ हैं, क्या करते हैं, साहित्य में किसका क्या कद है, और उसके अलावा रचना पर भी इतने विस्तार से बात की है। तो एक बहुत ही उम्दा पात्र हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये चर्चा। तो हम सप्ताह में एक दिन इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे, कुछ कहती हैं किताबें। और मंगलम जी, इस बीच जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके आप पॉइंट्स बनाकर हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाइएगा जी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और सुनते रहें हेलो हल्द्वानी 91.2 FM।